जैसे ही यहाँ ये अगर फाइब्रस कोई डैमेज फाइबर्स ये डैमेज हुए तो वहां से जो जेल है वो स्क्वीज आउट होकर के यहाँ पे आ जाएगी, बाहर ये डिस्क मटेरियल बाहर आएगा तो ये यहाँ पे प्रेस करेगा, तो अगर ज्यादा आएगा तो ज्यादा उसको प्रॉब्लम होगी। फैसेट जॉइंट बोलते हैं। तो ये अगर घिसेंगे, फैसेट जॉइंट घिस जाएंगे तो यहाँ पे जो नव आ रही है तो इनकी हाइट कम हो जाएगी। घिसेंगे तो हाइट कम हो जाएगी तो वो नसों पे दबाव आएगा। हमारे फैसेट्स पे प्रेशर कम पड़े इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि इस पे इसकी जो चारों तरफ जो मांसपेशियां वो मजबूत रहे और हमारा जो शरीर का वजन है वो कंट्रोल में रहे। नमस्कार। कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड के हस्बैंड को लोअर बैक में हर्निएटेड डिस्क की प्रॉब्लम हुई। मेरी फ्रेंड ने मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ बताया, लेकिन मैं ज्यादा कुछ समझ नहीं पाई, सिवाय इसके कि उन्हें बैक में सीवियर पेन था जो मूवमेंट करने से या देर तक खड़े रहने से और ज्यादा हो जाता था। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट सजेस्ट किया। आपने भी हर्निएटेड डिस्क का नाम सुना ही होगा, और अगर आप मेरी तरह कंफ्यूज हैं कि आखिर ये होता क्या है और क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है, तो आइए जानते हैं हर्निएटेड डिस्क के बारे में डॉक्टर पंकज गुप्ता सर से। आप एसएमएस मेडिकल कॉलेज के न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में 18 वर्षों का कार्यकाल पूरा करके पिछले 10 वर्षों से महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं और न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। नमस्कार सर, आपका यूडेमोनिया क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सर, स्पाइन की या रीढ़ की हड्डी की जब बात आती है तो बहुत सारे टर्म सुनने में आते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, स्लिप डिस्क, बल्जिंग डिस्क, हर्निएटेड डिस्क, तो ये इतने सारे नाम जो है ये सब बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आसान भाषा में थोड़ा संक्षेप में यही जानना चाहेंगे कि ये सब क्या है। देखिए, ये सब चीजें एजिंग प्रोसेस कहलाती है। ये सब जी। तो किसी भी शरीर में कोई भी ऑर्गन है उसकी, जैसे ही आप पैदा होते हो, बच्चा पैदा होता है तो उसकी एजिंग प्रोसेस चालू हो जाती है। मतलब हम ये कहेंगे 40 साल के बाद में एजिंग प्रोसेस चालू, ऐसा नहीं है। जैसे ही हम पैदा होते हैं तो हमारी एजिंग प्रोसेस चालू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम डिस्क की बात करें, डिस्क में आमतौर पे जो वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, पहले तो ये समझिए डिस्क क्या चीज है। सर, डिस्क ही है सर। हाँ जो डिस्क अभी देखेंगे, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है जी, ठीक है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो इसमें ये जो चीज है जो बज रही है जी, ये बोन है, और ये इन बिटवीन टू बोन्स, ये हमारी स्पाइन की जो बोन है, इनके बीच में ये डिस्क है जो सॉफ्ट है जी, ठीक है। ये सॉफ्ट है और जो बज रही है ये बोन है जी। तो जो डिस्क है ये इट एक्ट्स लाइक जो हमारी गाड़ी में शॉकर नहीं होते जी, तो जैसे गाड़ी कहीं उबड़ खाबड़ जगह जाएगी, जंप करेगी तो शॉकर जल्दी खराब होंगे, और सेम थिंग अप्लाइज टू हियर, क्योंकि हमारा जो भी स्पाइन है वो पूरा बॉडी वेट हमारा स्पाइन ट्रांसफर लेता है, सारा उसको लेता है, स्पेशली जब हम सिटिंग पोजीशन में हैं। जब हम खड़े हो रहे हैं तो वो स्पाइन से होता हुआ हमारा बॉडी वेट पैरों में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये जो एजिंग प्रोसेस है ये हमारा बचपन से चालू हो जाता है। तो कोई भी दिक्कत होती है तो जो आपने पूछा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस या लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, एक्चुअली में लाइसिस एक गलत वर्ड है जो कि बहुत गलत भाषा में यूज होता है। लाइसिस का मतलब होता है किसी भी चीज का टूटना, फ्रैक्चर होना। तो आमतौर पे आपने देखा होगा कि कोई भी, मेरे तो सर्वाइकल बताया, क्या बताया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम बताई, तो वो गलत है। वो वर्ड टोटली कंफ्यूजिंग वर्ड है। अगर हम इसको वास्तव में देखें तो स्पॉन्डिलोलाइसिस मीन्स फ्रैक्चर होना, किसी चीज का डैमेज हो जाना, फ्रैक्चर होगा। स्पॉन्डिलाइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होना उनमें। तो ये जो टर्म्स है ना, ये बिल्कुल ही गलत टर्म्स है जो कि गलत तरीके से यूज होता है।
और आपने पूछा डिस्क की प्रॉब्लम, जो मैंने आपको बता दी, क्योंकि कभी भी कोई एबनॉर्मल पोस्चर, लंबे टाइम से एबनॉर्मल पोस्चर या किसी भी तरह के जर्क से या ओवरवेट, वजन को ज़्यादा उठाने, ज़्यादा भारी मात्रा में वजन उठाने से, या किसी भी तरह के झटके के कारण जो डिस्क है, जो हमारा रीढ़ की हड्डी का शॉकर है, वो डैमेज हो जाता है, तो वो डिस्क की प्रॉब्लम वो आ जाती है। तो सर जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि हर्निएटेड डिस्क की कंडीशन वो है, डिस्क का कवर, डिस्क का जो कवर है वो फाइब्रस होता है, जिसको हम एनुलर फाइब्रस बोलते हैं। वो रप्चर हो गया और उसमें से वो जली बाहर आ जाती है। डिस्क का जो कवर है वो फाइब्रस होता है, जिसको हम एनुलर फाइब्रस बोलते हैं, ठीक है। और उसमें जो जेल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। तो जैसे ही यहाँ ये अगर फाइब्रस को डैमेज, फाइब्रस ये डैमेज हुए, तो वहां से जो जेल है वो स्क्वीज आउट होकर के यहाँ पे आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो वो फिर डिपेंड करता है, फिर उसके लिए अलग अलग जो मेडिकल टर्म्स दिए हुए हैं कि वो सब डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी वो बाहर आ रही है और कितना जो वहां से जो पास से जो नर्व जा रही है उस पर कितना प्रेशर लगा रही है। तो उसी को हम फिर थोड़ा सा आएगा तो बल्जिंग डिस्क बोलेंगे, थोड़ा और आएगा तो प्रोट्रूडिंग डिस्क बोलेंगे। अगर वो एनुलस पूरा फाट के और काफी जो मटेरियल है, जो उसका जो केमिकल है, न्यूक्लियस पल्पोसस जो बोलते हैं, वो काफी ज्यादा बाहर आ गया तो उसको एक्सट्रूडेड डिस्क बोलेंगे। अगर वो एक्सट्रूड होके वो नीचे की तरफ माइग्रेट हो गया तो उसको बोलेंगे हम कॉर्डली माइग्रेटेड। कोई ऊपर चला गया तो वो बोलेंगे हम सिफेलिक माइग्रेशन। तो बेसिकली वो सब चीजें हम एमआरआई में देखते हैं, तो वो उस तरह उसको क्लासिफाई किया जाता है और उसके हिसाब से उसका आगे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सर ये जो बाहर आता है, जो भी आपने बोला नर्व, ये नर्व को कंप्रेस करता है। बिल्कुल, वहाँ नियर बाई उसमें नर्व आती है, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर से नर्व आती है। आप देखेंगे इसमें ये मान लीजिए, ये आप देखिए, ये हमारी डिस्क है जी। तो ये अगर यहाँ से मटेरियल बाहर आ गया और यहाँ से ये पेन मान लीजिए ये नर्व है, ठीक है, ये पेन आप मानिए नर्व है और ये डिस्क मटेरियल बाहर आएगा जी। ये डिस्क मटेरियल बाहर आएगा तो ये यहाँ पे प्रेस करेगा, तो अगर ज्यादा आएगा तो ज्यादा उसको प्रॉब्लम होगी, कम आएगा तो थोड़ी कम प्रॉब्लम होगी। तो उसके हिसाब से ही आगे का सारा मैनेजमेंट डिसीजन होता है कि पेशेंट को क्या सर्जरी की जरूरत है या पेशेंट का ट्रीटमेंट से या फिजियोथेरेपी से इलाज संभव है। तो सर फिर इसमें सिम्टम किस तरीके के दिखाई देते हैं? देखिए, इसमें सिम्टम्स पेशेंट को कमर में दर्द रह सकता है, जो कि लंबे टाइम से कमर में दर्द है। तो वो कमर में दर्द जो लंबे टाइम से है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क के कारण नहीं होता है, उसके लिए जो होता है साथ में एसोसिएटेड, जिनको जो साइड में जो जॉइंट्स होते हैं, उनके जॉइंट के जो अपन जो आमतौर पे बात करते हैं सीधी भाषा में, जैसे हम बात करते हैं जैसे घुटना घिस जाता है, जो हम बोलते हैं आर्थराइटिस वाली प्रॉब्लम। तो वो ही प्रॉब्लम, जैसे ही हमारा जो जॉइंट है, ये इधर जॉइंट्स हैं, ये इसको हम फैसेट जॉइंट बोलते हैं। तो ये अगर घिसेंगे, फैसेट जॉइंट घिस जाएंगे, तो यहाँ पे जो नर्व आ रही है तो इनकी हाइट कम हो जाएगी। घिसेंगे तो हाइट कम हो जाएगी, तो वो नसों पे दबाव आएगा। वो किन कंडीशन में होता है? आपके जो आसपास की जो मांसपेशियां है, अगर वो कमजोर है, मीन्स आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते ढंग से, आप गलत ढंग से आप एक्सरसाइज करते हो, या आप ओवरवेट, कोई वजन बहुत ज्यादा मात्रा में आप जिम में जा रहे हो, आप में दम है ही नहीं, लेकिन फिर भी आपका ट्रेनर बोल रहा है कि नहीं तुम उठा सकते हो, उठाओ, ये करो, कूदो, ये करो। तो हर चीज बैलेंस होनी चाहिए। जिम तो सर फैशन सा भी हो गया आजकल, जिम जाना तो नहीं, जिम में जाओ, लेकिन वेट लिफ्टिंग सर हर किसी को जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूँ नहीं है। अगर आपको आपका प्रोफेशन ही ऐसा है कि आपको नहीं, अपने वो दिखाना है, आपको कहीं बॉलीवुड में जाना है, या आपको कहीं जाकर कैसे खड़ा होना है, कहीं पे बाउंसर बन के खड़ा होना है, तो फिर आप करो ये सब चीजें। अदरवाइज काहे के लिए करते हैं? हमारे पास तो आते हैं वो जिम में गए थे साहब, ये लेके आए, हमारे में देखते हैं कितने बड़ी डिस्क, अब ये करो, अब उसको ऑपरेट करो,
उसके बाद में उसको बोल देते भैया तेरे पास एक बार हो गई, अब शांति रख। यही होता है। और इसके अलावा एक कमर में दर्द मैंने आपको बताया। दूसरा जो पैरों में जो अपने जो हिप्स होते हैं, जो साइड में जो दर्द ऐसे रेडिएट करता है, जिसको हम बिल्कुल करंट लाइक सेंसेशन आता है, बिल्कुल तरंग सी चलती है या झंझनाहट सी होती है या पैरों में सूनापन आता है, इस टाइप के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। या थोड़ी मिडिल एज के पेशेंट्स में, स्पेशली फीमेल्स में, थोड़ी सी ओबीस फीमेल्स में, वो बेचारी लंबे टाइम तक नहीं चल पाती, जो थोड़ी दूर चलने के बाद ही उनको रेस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज उनको लगेगा कि मैं थोड़ा और चलूंगी या चलूंगा तो मैं शायद गिर जाऊंगा। उसको हम हमारी भाषा में न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन बोलते हैं। तो वो मल्टीपल जो डिस्क उसमें साथ में होती है, मल्टीपल नर्व दब जाती है, या किसी के पैरों में सूनापन भी आ सकता है, या पैरों में कमजोरी भी आ सकती है। तो ये सब चीजें सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब डिस्क के कारण। पर ऐसा भी हो सकता है क्या कि डिस्क में कभी कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दे और डिस्क, जैसे आपने बोला एजिंग हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो डिजेनरेशन हो ही रहा है, तो बिना सिम्टम्स के भी ये डिजेनरेशन का प्रोसेस तो चल ही रहा है? डिजेनरेशन तो चल रहा है, लेकिन अगर वो बैलेंस है, आपके अगर साइड में जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग है, तो आपको सिम्टम नहीं आएंगे, पता नहीं चलेगा। हाँ। तो फिर यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि इसके ये भी धीरे धीरे का प्रोसेस है, तो इसके स्टेजेस होंगी फिर, कि शुरुआत में ऐसा फिर बाद में ऐसा, जैसे कि अभी आपने बताया भी था कि वो बल्ज है पहले और फिर वो थोड़ा प्रोट्रूडिंग हो गया। तो अगर जैसे कोई शुरुआत में इसका ट्रीटमेंट लेता है और एक डिले करता है, तो तब क्या उससे क्या डिफरेंस रहता है? जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपने स्टेजिंग वाली जो बात की, वो सब चीजें ये जो फैसेट जॉइंट्स हैं इन पे निर्भर करती है। फैसेट जॉइंट्स पे जितना ज्यादा दबाव पड़ेगा, जितना ज्यादा वेट पड़ेगा, उतना ज्यादा घिसेंगी ये, और उतनी ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब डिस्क भी बाहर निकलती जाएगी, नसों पे दबाव भी ज्यादा आता जाएगा। तो हमारे फैसेट्स पे प्रेशर कम पड़े, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ एक ही चीज है कि इस पे इसकी जो चारों तरफ जो मांसपेशियां वो मजबूत रहे और हमारा जो शरीर का वजन है वो कंट्रोल में रहे, ओवरवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा वजन इस पे आएगा तो फिर ये डैमेज होने हैं। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ये मसल स्ट्रॉन्ग रहे, तो मसल स्ट्रॉन्ग तो रहेंगी, कोई एक्सरसाइज करेगा तब जी। पर आज की जो अपनी लाइफस्टाइल हो चुकी है लोगों की, शहरों में तो स्पेशली, और गांव में भी ज्यादातर मशीन्स पर डिपेंडेंट हो गए हैं, ऐसा लगता होगा ये प्रॉब्लम बढ़ रही होगी फिर? आप तो डील कर, डेफिनेटली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। और ये प्रॉब्लम अपने जो डिस्क की प्रॉब्लम बात करें, ये अपने शहरों में ज्यादा हो रही है, क्योंकि आज अगर गली के दूसरे कोने पे भी जाना है तो आदमी को बाइक या कार चाहिए जी, ठीक है, आप एक्सरसाइज कर नहीं रहे। और दूसरी चीज ये आपका पोस्चर, जहाँ बैठे हैं, अब जैसे मैं कमर सीधी करके बैठा हूँ, तो इट्स गुड पोस्चर, मैंने सीट को पूरा यूज में लिया है मैंने। और अगर मैं ऐसे बैठा हूँ, ऐसे बैठा हूँ, तो क्या हो रहा है, अनइक्वल वेट ट्रांसमिशन, तो उसमें ये जॉइंट जल्दी घिस रहा है। जो ऑफिस के लोग हैं उनके साथ, तो जो आजकल कंप्यूटर पे या इस तरीके के काम कर रहे हैं, उनके साथ तो ये दिक्कत फिर इसीलिए बढ़ती होगी। हाँ, दिक्कत मैंने कहा ना, देखिए ये जो मैंने जो आपने सपोर्ट रखा हुआ है, नहीं सपोर्ट है वो वैसे ही है, लेकिन अगर मैं इस सपोर्ट को भी हटा देता हूँ ना, अगर इसको मैं ये हटा देता हूँ मैं जी, तो मैं इस सीट को पूरा यूज करता हूँ। हाँ, मतलब आराम से पीछे बैठ कर, आराम से बैठ के पीछे बैक को ऐसे सपोर्ट दे देता हूँ। तो मतलब एक तो ये वाला पोस्चर है, और एक है ये वाला पोस्चर, ये खतरनाक है। तो इसलिए अपने को जब भी बैठो, पूरी सीट को पूरा यूज करके, हमारी तो ऑटोमेटिक आपकी कमर स्ट्रॉन्ग होगी और इक्वल ट्रांसमिशन होगा सारा।
इसमें सर चेयर की उस पर भी फर्क पड़ता होगा, आप चेयर भी तो अलग अलग तरीके की नहीं, वो मैंने सपोर्ट नहीं करती कुछ करती। नहीं, आप थोड़ा और पीछे से रखिए, पीछे से रखिए। हाँ, वो होता है पूरा इसको यूज करना। आप पड़े रहते हो, आप ड्राइविंग रूम में लेटे हुए हो, तो वो सब चीजें है ना, और वो बर्दाश्त, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो फिर तो आप कुछ भी करो, किसी भी तरह बैठो, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये ड्राइविंग में भी होता होगा, ड्राइविंग सेम चीज, बिल्कुल बिल्कुल। जो लंबे जो ड्राइवर्स होते हैं वो कितनी देर तक बैठेंगे सीधे, हो जाता है सब, हो जाता है इम्पोर्टेंट। तो एंडोस्कोपी से कर लेते हैं, छोटे चीजे से, माइक्रोस्कोप से कर लेते हैं, या कोई अगर स्क्रू वगैरह लगाने हैं तो फिर हम आजकल हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं ओआम नेविगेशन। तो अगर वो ईमानदारी से बेड रेस्ट करेगा, जिनको हम समझते हैं कि बॉर्डर लाइन केस है, तो उसमें 90% पेशेंट्स ठीक होने लगते हैं कंजर्वेटिव, मतलब बिना ऑपरेशन के। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और कलीग्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। हेल्थ से जुड़ी जानकारी में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस तक आप पहुंच सकें। किसी बीमारी के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम जल्दी उस पर एक्सपर्ट से बातचीत लेकर आएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।